नमस्कार दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप इसका हिस्टोरिकल डेटा चेक करेंगे तो इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने बना के दिया है इन्वेस्टर को। लेकिन इसके साथ ही अगर आप मार्केट में नज़र बना के रखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सेबी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर, जिसका टाइटल है कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। इस टाइटल का क्या मतलब है और ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये 22 पेज का टोटल डॉक्यूमेंट है, लेकिन आज जिस पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं वो पेज नंबर 20 पे है। आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंट को सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लीगल सेक्शन में जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं सीधे आपको पेज नंबर 20 पे ले चलता हूँ, जहाँ पे मुझे जिस बारे में आज डिस्कशन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सेबी ने यह प्रपोज़ल दिया है। यहाँ पे मैं पहले ही बता दूँ कि अभी ये ड्राफ्ट नोटिफ़िकेशन है, कोई रूल, नियम, कानून नहीं है कि जो लागू हो चुका है या फिर लागू हो ही जाएगा। सेबी ने ये केवल प्रपोज़ल दिया है और जनरल पब्लिक से 8 अगस्त तक, मैं फिर से बता दूँ कि 8 अगस्त तक पब्लिक से इस पे ओपिनियन माँगा है, जवाब माना है जवाब माँगा है। और ये जो ड्राफ्ट नोटिफ़िकेशन था कब रिलीज़ हुआ था, तो आप लोगों को बता दूँ कि 18 जुलाई को ये रिलीज़ हुआ था और 8 अगस्त तक का इसमें टाइम दिया गया है सेबी के द्वारा। आप चाहें तो खुद जाके अपनी राय यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 20 पे आप जाएँगे तो वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज़ है, वो है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो चाहे तो अपना एक एडिशनल स्कीम लॉन्च कर सकती है एग्जिस्टिंग स्कीम की कैटेगरी में, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन यहाँ पे बताई गई हैं। अच्छा, अभी तक क्या नियम था कि अगर आप देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई एक एएमसी एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया का आपको कोई और दूसरा फंड देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जितने भी, चाहे लार्ज कैप फंड की बात हो, चाहे स्मॉल कैप फंड की बात हो, चाहे मिड कैप फंड की बात हो या फिर और कोई कैटेगरी हो, सभी कैटेगरी में हर एक एएमसी का आपको केवल एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम देखने को मिलेगा। लेकिन सेबी ने इस प्रपोज़ल के माध्यम से यह कहा है कि हम ये सोच रहे हैं कि अब हर एक कैटेगरी में कम से कम 2 म्यूचुअल फंड सेम कैटेगरी के हो सकते हैं। ये इस पे विचार करने के बारे में सोच रही है सेबी। लेकिन उसके लिए इसने कंडीशन क्या बताया है कि जो एक्जिस्टिंग स्कीम है, मतलब जो ओरिजिनल स्कीम है, वो कम से कम 5 साल पुराना हो। इसके अलावा उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 50,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फुलफ़िल होते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी दूसरी स्कीम लॉन्च कर सकती है, सेम कैटेगरी में, ठीक है? अब इसके और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड का आप देखोगे फंड साइज़ वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो और उसका फंड का एज भी आप देखेंगे तो 5 साल से वो पुराना हो चुका है। तो अगर यह नियम लागू होता है तो जो पराग परिक फ्लैक्सी कैप फंड है वो अपना सेकंड सेम कैटेगरी में फ्लैक्सी कैप फंड लॉन्च कर सकती है। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ बातें कही गई हैं कि जो एडिशनल स्कीम लॉन्च होगा, मतलब जो नया वाला स्कीम लॉन्च होगा, वो उसका ऑब्जेक्टिव सिमिलर होगा, मतलब सेम जैसे पहले का ऑब्जेक्टिव था उसी तरह होगा। इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी सेम होगी, एसेट एलोकेशन सेम होगा। मतलब जितने भी फीचर थे पहले वाले स्कीम में, सेम ये नए वाले स्कीम में भी होंगे। इसके साथ ही सेबी ने ये भी बोला है कि एक सेपरेट यानी अलग से स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिलीज़ करना होगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। अब देखिए, मुझे एक चीज़ यहाँ पे डाउट है कि मान लो, ठीक है, जैसे कि मैं पराग परिक फ्लैक्सी कैप फंड की बात करूँ या फिर अभी ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूँ, इसका भी आप एसेट में अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो वो 66 करोड़ से ज़्यादा है और 5 साल से पुराना ये फंड है। तो जो एडिशनल स्कीम लॉन्च होगा, मेरा सवाल यह है कि क्या वह एनएफओ के थ्रू होगा या फिर ऐसे ही जनरली लॉन्च कर दिया जाएगा स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के थ्रू? हालाँकि यहाँ पे प्रपोज़ल में ये चीज़ लिखा है कि एएमसी चाहे तो एक एसआईडी रिलीज़ कर देगी और सारी चीज़ें हो जाएँगी, बस इतना ही लिखा है। लेकिन अभी इस पे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आई है। यहाँ पे आप ये वाला क्लॉज़ देखेंगे तो यहाँ पे अपॉन द लॉन्च ऑफ एडिशनल स्कीम एक्जिस्टिंग स्कीम शैल स्टॉप एक्सेप्टिंग सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो नया सब्सक्रिप्शन है पहले वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में, क्या वो बंद हो जाएगा
रुक जाएगा। अगर रुक जाएगा तो पहले से जो स्कीम चल रही है उनका क्या होगा, इन्हीं सब के बारे में यहाँ पे अभी हम बात करेंगे। मेरे देखिए मन में कुछ सवाल है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। देखो, अगर ये जो नियम अगर लागू होता है, ठीक है? देखो दोनों कंडीशन है, लागू होगा कि नहीं लागू होगा, ठीक है? अगर लागू होगा तो क्या-क्या बदलाव के साथ लागू होगा या फिर एज़ इट इज़ लागू हो जाएगा? तो क्या पहले से जो स्कीम चल रही थी उसमें एसआईपी या लमसम बंद हो जाएगा या रुक जाएगा? इसके बारे में हमें जानना है। मान लो जो पहले से ही निवेश कर रहे हैं इस फंड में, उनकी एसआईपी और लमसम का क्या होगा? ये भी दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, क्या हम जो ओरिजिनल स्कीम है, मतलब एक्जिस्टिंग स्कीम है, जो पहले से चल रही स्कीम है, उसमें एसआईपी और लमसम शुरू कर पाएँगे? मान लो मैं एक नया निवेशक हूँ, मैं पहले वाले में ही एसआईपी अगर अपना चालू करना चाहूँ या फिर लमसम चालू करना चाहूँ, तो क्या मुझे परमिशन होगा? या फिर जो एडिशनल मतलब नया वाला स्कीम लॉन्च होगा, उसमें मुझे मौका मिलेगा एसआईपी या फिर लमसम करने का? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर यह नियम लागू हो जाता है, मतलब कि एज़ इट इज़ जैसा ड्राफ्ट में बताया गया है, सेबी बिना किसी चेंजेस के ऐसे ही इस नियम को लागू कर देती है, तो क्या इससे जियो और ब्लैकरॉक जैसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को फ़ायदा होगा कि नहीं? सबसे बड़ा सवाल तो मेरे मन में यही आ रहा है कि आखिर सेबी ऐसा क्यों कर रही है? हालाँकि सेबी ने इसके पीछे का जो कारण बताया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सेबी क्यों ऐसा कर रही है? सेबी ने साफ-साफ बोला है कि जो ऐसे स्कीम जिनका फंड साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उनको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है फंड मैनेजर के लिए, और उसकी स्ट्रैटेजी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, रिटर्न भी डाइल्यूट होता है। तो ये कुछ कारण सेबी ने दिए हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न देखोगे, रिस्क एडजस्टमेंट रेशियो देखोगे, तो सारी कुछ अच्छा आपको दिखेगा। खैर आगे क्या होगा, सेबी क्या डिसीजन लेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिर से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अभी ये नियम लागू नहीं हुआ है। ये केवल एक ड्राफ्ट नोटिफ़िकेशन है और पब्लिक से इस पे ओपिनियन माँगा गया है 8 अगस्त तक, ठीक है? उसके बाद सेबी क्या डिसीजन लेगी, क्या नहीं लेगी? देखिए, अगर सेबी डिसीजन लेती है या नहीं लेती है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे अगर डिस्कशन करें, तो आप देखोगे, ये जो मैंने 8 फंड के नाम लिखे हैं यहाँ पे, इन सभी का फंड का एज 5 साल से ज़्यादा है और एयूएम इनका 50,000 से ज़्यादा है। तो अगर यह स्कीम या यह नियम एज़ इट इज़ लागू हो जाता है, तो डेफ़िनेटली ये जो ओरिजिनल स्कीम है, इसमें आप नया एसआईपी या लमसम नहीं कर पाओगे। ये यहाँ पे साफ-साफ पे लिखा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ इस डॉक्यूमेंट में साफ-साफ लिखा है कि अपॉन द लॉन्च ऑफ एडिशनल स्कीम, एक्जिस्टिंग स्कीम शैल स्टॉप एक्सेप्टिंग सब्सक्रिप्शन। तो अगर एडिशनल स्कीम लॉन्च होता है, तो जो ओरिजिनल वाली स्कीम होगी उसमें आप नया एसआईपी या फिर नया लमसम नहीं कर पाओगे, आपको मौका मिलेगा नए वाले में ही। अब सवाल फिर से यही है कि एनएफओ के थ्रू नया वाला लॉन्च होगा या फिर एसआईडी के थ्रू होगा, तो ये सेबी आपको बताएगी आने वाले समय में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एएमसी होगा, उसे एक सेपरेट यानी अलग से फंड मैनेजर भी एडिशनल स्कीम के लिए लॉन्च करना होगा। देखो, जो भी फंड मैनेजर जो पहले से किसी फंड को मैनेज कर रहे हों, उनके बारे में जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, उनका रिटर्न बना के दे रहे होते हैं। लेकिन जो नया फंड होगा, उसमें वो किस तरह मैनेज करेंगे उसे, कैसा उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा, फंड मैनेजर का नया वाला कैसा होगा, इसके बारे में कोई अभी क्लियरिटी नहीं है, जानकारी नहीं है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ऑलरेडी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वेट कीजिए, और नहीं भी कर रहे हैं, तो भी वेट कीजिए। हर एक कंडीशन में आपको वेट करना है तब तक, जब तक सेबी अपना डिसीजन नहीं ले लेती। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, पहले हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा वाला होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ पूरा इसे देखिएगा, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में आएँगे, कहेंगे फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, और अलग-अलग तरीके की बातें होंगी। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि क्या पहले से चल रही एसआईपी या लमसम निवेश बंद या रुक जाएगी? देखो, जो पहले से चल रही एसआईपी है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट है, वो बंद नहीं होगी, ठीक है? हाँ, ये होगा अगर नियम लागू होता है तब। मैं बता रहा हूँ, अगर नियम लागू हो जाता है एज़ इट इज़, उस कंडीशन में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे ओरिजिनल वाली एसआईपी में, ठीक है? तो उसमें आप नहीं कर पाओगे। आपको एडिशनल जो नया वाला लॉन्च होगा, उसमें ही करना होगा। तो ये पहला पॉइंट है। जो पहले से ही निवेश कर रहे हैं, उनकी एसआईपी या लमसम का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। क्या हम ओरिजिनल स्कीम में एसआईपी या लमसम शुरू कर सकेंगे? अगर ये जो ड्राफ्ट नोटिफ़िकेशन है, ये एज़ इट इज़ लागू हो जाता है, तो आप नहीं कर पाओगे ओरिजिनल वाली स्कीम में। आपको एडिशनल जो नया वाला लॉन्च होगा, उसी में अपनी एसआईपी को चालू करना होगा।
हाँ, अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस लाती है सेबी, तो वो देखने के बाद ही मैं कुछ कह सकूँगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट 4th वाला जो था, वो है अगर यह नियम लागू होगा, तो क्या जियो और ब्लैक रॉक को इससे फ़ायदा होगा? देखिए, जहाँ तक मैं इस चीज़ को इवैल्यूएट कर पा रहा हूँ, मेरा समझ में ये आ रहा है कि हाँ, जियो और ब्लैक रॉक को कुछ ना कुछ बेनिफिट तो इससे मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि एक तरीके से आप देखोगे, ये जो मैंने फंड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये अपनी कैटेगरी में टॉप फंड हैं, ठीक है? काफ़ी हैवी इनका फंड साइज़ है। तो अगर ये नया एसआईपी या लमसम नहीं लेंगे, नया सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, मतलब इनमें इनफ्लो नहीं आएगा, ज़ाहिर-सी बात है, तो फ़ायदा किसे होगा? जो नई एनएफओ ले आएगा, ठीक है? जो नया स्कीम आएगा, उनको डेफ़िनेटली फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टर के पास अब एक और चॉइस होगी, तो कुछ इन्वेस्टर डेफ़िनेटली इसकी तरफ जाएँगे। और वैसे भी जियो का अगर हम बात करें, तो जियो का ऑलरेडी कस्टमर बेस इंडिया में अच्छा खासा है, तो इससे प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ख़ैर, जब तक सेबी का इस पे क्लैरिफ़िकेशन नहीं आता, तब तक हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जो आपको 8 फंड दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, इनका 5 साल से ज़्यादा फंड एज है और 50,000 करोड़ से ज़्यादा इनका फंड साइज़ है। तो अगर एज़ इट इज़ जैसा कि ड्राफ्ट नोटिफ़िकेशन है, यही नियम पास हो जाता है, तो इन पे डेफ़िनेटली आपका प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, नेमिंग के बारे में भी यहाँ पे बताया गया था कि मान लो जो नाम होगा, मान लो कोई एडिशनल स्कीम लॉन्च करेगा, तो वो किस तरह का नेमिंग करेगा। तो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल सजेस्ट किए गए थे, वही एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे एसबीआई लार्ज कैप का ही मैं बात करूँ, तो नेमिंग कुछ इस तरह होगा, एसबीआई लार्ज कैप फंड सीरीज़ 1। और जो एडिशनल वाला होगा, मतलब सेकंड वाला, वो कैसा होगा? एसबीआई लार्ज कैप फंड सीरीज़ 2। इसी तरह मान लो अगर निप्पॉन का होता है, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड सीरीज़ 1 हो जाएगा, सीरीज़ 2 हो जाएगा। कोटक का देख लें, तो इसका भी आपका सीरीज़ 1 होगा, सीरीज़ 2, या फिर कह सकते हैं स्कीम 1, स्कीम 2 हो जाए, या फिर फंड 1 हो जाए, या फंड 2 हो जाए। तो इस तरह का कुछ नॉमेनक्लेचर होगा, जो सेबी आने वाले समय में क्लैरिफ़ाई कर देगी। फिलहाल 8 अगस्त तक आप अपनी ओपिनियन देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है? ये नियम अभी लागू नहीं हुआ है, ये ड्राफ्ट नोटिफ़िकेशन है केवल। तो आई होप अब ये खबर आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए थे, फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है। तो अभी यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी, और अभी भी अगर क्लियरिटी नहीं आई है, तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। हो सकता है मुझे समझने में कोई मिस इन्फॉर्मेशन हुई हो, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, अगर यही ड्राफ्ट सर्कुलर लागू होगा तब क्या होगा? अगर नहीं लागू होगा तब क्या होगा? और या फिर कुछ और बदलाव किया जाएगा? ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर यही लागू हो जाता है, तो इन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही, नहीं लागू होगा तो फिर सेबी बताएगी क्या करना है, और अगर लागू होगा, तो अगर कुछ बदलाव के साथ लागू होगा, तो वो भी सेबी बताएगी। अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो खत्म हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जाते-जाते बस इतना ही ऐड करना चाहेंगे, इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है, केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह, मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन इस चैनल पे नहीं दिया जाता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।